हम अक्सर ही सोचते हैं ना कि जैसे उपन्यास या कहानियां जो होती हैं वो असल दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से भागने का एक सुरक्षित रास्ता है। बिल्कुल। एक काल्पनिक दुनिया जहाँ कोई टेंशन नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। एक ऐसी दुनिया जहाँ हम अपनी रोजमर्रा की चिंताओं को बस भूल जाना चाहते हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी लाइब्रेरी के फिक्शन सेक्शन में रखी किताबें मतलब भागने का रास्ता न होकर हमारे ही समाज और हमारे ही मन का सबसे क्रूर और ईमानदार आईना हो। हम्म ये बहुत ही सोचने वाली बात कही आपने। मैं भी यही सोच रही थी, एक ऐसा आईना जो उन बदसूरत सच्चाइयों को भी दिखाता है जिन्हें हम दिन के उजाले में छुपाने की कोशिश करते हैं। इस विशेष गहन चर्चा में स्वागत है। जी, और आपका ये जो आईने वाला विचार है ना, ये एक बहुत ही सटीक नजरिया है। क्योंकि जब हम इतिहास पढ़ते हैं या राजनीति या समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो हमें घटनाओं के सिर्फ तथ्य मिलते हैं या कुछ आंकड़े मिलते हैं। हाँ, बस फैक्ट्स और फिगर्स। बिल्कुल। लेकिन जब हम साहित्य की गहराइयों में उतरते हैं तो हमें उस दौर के इंसान की असल धड़कन सुनाई देती है। उसका जो डर है, उसका लालच और उसका स्वार्थ, ये सब कुछ बिना किसी फिल्टर के सामने आ जाता है। एकदम सही कहा आपने। और आज हम जिन दस्तावेजों की तह तक जाने वाले हैं वो इसी बात को पूरी तरह से प्रमाणित करते हैं। हमारे पास जो आज का स्रोत है वो है द मिरर ऑफ ट्रूथ, लेगेसीज ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम के एक बड़े ही शानदार संग्रह से लिए गए कुछ बेहद दुर्लभ और महत्वपूर्ण नोट्स। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि हिंदी साहित्य के दो सबसे चमकते सितारे, मेरा मतलब है भगवती चरण वर्मा और श्रीलाल शुक्ल, ये दोनों कैसे केवल कहानियों के रचयिता नहीं थे बल्कि मानव मनोविज्ञान और समाज शास्त्र के सबसे पैने विश्लेषक थे। बिल्कुल। और उनका जो काम है वो आज भी कितना प्रासंगिक है। हाँ, तो हम उनके जीवन, उनके कालजयी उपन्यासों जैसे चित्रलेखा और राग दरबारी और साथ ही एक ऐतिहासिक साहित्य सम्मेलन में उनके बीच जो विचारों का टकराव हुआ था, आज हम उसका पूरा विश्लेषण करेंगे। और मैं कहूँगा कि इन दोनों महान लेखकों को एक साथ रखकर देखना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इनका नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एकदम अलग ध्रुव कह सकते हैं आप। अच्छा, वो कैसे? देखिए, एक ने इंसान के भीतर के ब्रह्मांड को खंगाला तो दूसरे ने बाहर के भ्रष्ट तंत्र की धज्जियां उड़ाईं। अगर हम वर्मा जी से शुरुआत करें तो उनके समय का साहित्य अक्सर बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों या कह सकते हैं कि बहुत ही आदर्शवादी विचारों के इर्द गिर्द घूमता था। हाँ, वो आजादी के आसपास का समय था ना, तो वो स्वाभाविक भी था। बिल्कुल। लेकिन वर्मा जी की दिलचस्पी इस बात में नहीं थी। उनकी दिलचस्पी इस बात में थी कि एक व्यक्ति के अंदर उसके बंद दिमाग के कमरों में असल में क्या चल रहा है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं क्योंकि ये पॉइंट मुझे बहुत दिलचस्प लगा। जब हम किसी समाज में अपराध या भ्रष्टाचार देखते हैं तो वो एक बाहरी घटना होती है, राइट? जी, वो सबको दिखती है। हाँ, अगर इसकी तुलना मेडिकल साइंस से की जाए तो समाज का ये बाहरी ढांचा एक तरह से एक्सरे की तरह है। हाँ। एक्सरे हमें टूटी हुई हड्डी दिखा देता है, यानी वो घटना जो घट चुकी है, जो सबको साफ दिख रही है। बिल्कुल, डैमेज हो चुका है। एग्जैक्टली। लेकिन भगवती चरण वर्मा का जो लेखन है वो मानव आत्मा के एक एक MRI स्कैन की तरह काम करता है। अरे वाह, ये MRI वाली तुलना बहुत ही सटीक है ना? क्योंकि MRI मशीन शरीर की गहराई में जाकर उन नरम ऊतकों, नसों और उस अंदरूनी सड़न को दिखाती है जो बाहर से बिल्कुल भी नजर नहीं आती। वर्मा जी ने उस मानसिक और नैतिक कश्मकश को पकड़ा जो किसी भी बाहरी घटना के घटने से बहुत पहले इंसान के मन में शुरू हो जाती है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि वर्मा जी ने नैतिकता को कभी भी काले और सफेद के साधारण खानों में बांटने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने नहीं माना कि कोई पूरी तरह अच्छा है या बुरा। ग्रे एरिया की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल। उनका चित्रलेखा उपन्यास इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर हम इस उपन्यास की यांत्रिकी या कह लें कि इसके मैकेनिक्स को समझे तो ये केवल एक साधारण प्रेम कहानी नहीं है। हाँ, नोट्स भी यही कहते हैं कि ये उससे कहीं ज्यादा है। जी, यह पाप और पुण्य की परिभाषाओं को चुनौती देने वाला एक पूरा दार्शनिक प्रयोग है। इस उपन्यास के दो मुख्य पात्र हैं, एक है बीजगुप्त और दूसरे हैं कुमारगिरी, और ये दोनों ही इस प्रयोग के आधार हैं। और मुझे लगता है यही वो जगह है जहां मेरा वो MRI स्कैन वाला पॉइंट पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। अगर हम देखें तो समाज की नज़र में कुमारगिरी एक महान योगी है ना, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। बिल्कुल।
वो एक आदर्श सन्यासी दिखता है। हाँ, वो बाहरी तौर पर पुण्य का प्रतीक है। जी। और दूसरी तरफ बीजगुप्त है, जो भोग विलास में पूरी तरह से डूबा हुआ है, शराब पीता है और नर्तकी चित्रलेखा से प्रेम करता है। तो समाज के एक्सरे में तो बीजगुप्त सीधा सीधा एक पापी नजर आता है। बिल्कुल हाँ। एक पापी। लेकिन जब वर्मा जी इन दोनों के मन का MRI करते हैं ना, तो तस्वीरें बिल्कुल उलट जाती हैं। मतलब पूरी तरह से 180 डिग्री घूम जाती हैं। सच में अंदर कुछ और ही चल रहा था। जी हाँ। कुमार गिरी जो बाहर से साधु है, उसके भीतर अहंकार, ईर्ष्या और बहुत सी दबी हुई वासनाओं का जहर उबल रहा है। वो अपनी नैतिकता के प्रति इतना आश्वस्त है, इतना ओवर कॉन्फिडेंट है कि उसी के जाल में उलझकर वो सबसे बड़ा पतन झेलता है। ओहो, मतलब जो बाहर से इतना पवित्र दिख रहा था, अंदर से वो उतना ही खोखला था। बिल्कुल। और इसके विपरीत अगर हम बीजगुप्त को देखें, जो बाहर से एक भोगी है, शराबी है, उसके भीतर अपार करुणा, त्याग और एक सच्ची निस्वार्थ भावना छिपी हुई है। इसका मतलब ये है कि वर्मा जी हमें ये दिखा रहे थे कि नैतिकता कोई चेकलिस्ट नहीं है जिस पर बस सही का निशान लगाया जा सके। हाँ, कि ये मैंने कर लिया तो मैं अच्छा इंसान बन गया, ऐसा नहीं है। वे पाठकों को उस ग्रे एरिया में, उस धुंधले हिस्से में ले जाते हैं जहां इंसान अपनी मजबूरियों, अपनी भावनाओं और परिस्थितियों के बीच बुरी तरह फंसा होता है। जब कोई इस किताब को पढ़ता है तो असल में पाठक खुद के भीतर झांकने पर मजबूर हो जाता है। बिल्कुल, वो खुद से सवाल करने लगता है। हाँ, वो सोचने लगता है कि जिसे वो अपनी अच्छाई मानकर उस पर अहंकार कर रहा है, कहीं वही तो उसका सबसे बड़ा पाप नहीं है। और मैं कहूंगा कि यही चित्रलेखा की सबसे बड़ी जीत है। मतलब ये बाहर की दुनिया को बदलने की बात ही नहीं करता, ये इंसान के भीतर चल रहे उस शाश्वत युद्ध को सामने लाता है जहां कोई भी पूरी तरह से देवता या पूरी तरह से दानव नहीं है। ये उस भ्रम को तोड़ता है कि हम जो बाहर से दिखते हैं वही हम असल में भी हैं। ये बहुत ही गहरी बात है। लेकिन एक इंसान सिर्फ अपने मन की गुफा में तो नहीं रहता ना। बिल्कुल नहीं, वो समाज का हिस्सा है। हाँ, तो जब इस तरह के जटिल, स्वार्थी और अपने भीतर अंतर्द्वंद से भरे हुए इंसान एक साथ मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं तो क्या होता है? यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जी, क्योंकि यहाँ से पूरी तस्वीर बदल जाती है। एग्जैक्टली, क्योंकि यहीं से हम व्यक्ति की आंतरिक दुनिया से निकलकर एक बाहरी और कह सकते हैं कि एक सड़ी हुई लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रवेश करते हैं। और इस व्यवस्था का पोस्टमार्टम श्रीलाल शुक्ल से बेहतर शायद ही किसी ने किया हो। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। श्रीलाल शुक्ल का आगमन हिंदी साहित्य में एक ऐसे समय पर होता है जब आजादी के बाद का मोहभंग, जिसे हम डिसइल्यूजनमेंट कहते हैं, वो शुरू हो चुका था। क्योंकि आजादी के बाद जो सपने देखे गए थे वो टूटने लगे थे। बिल्कुल। आजादी से पहले अगर हम देखें तो प्रेमचंद जैसे लेखकों ने भारतीय गांव को एक आदर्शवाद के चश्मे से देखा था। मतलब वहां गरीबी तो थी, लेकिन साथ ही एक तरह की मासूमियत, भाईचारा और एक साझा संघर्ष भी था। हाँ, एक भोलापन था गांव में। जी। लेकिन शुक्ल जी ने अपने उपन्यास राग दरबारी के जरिए शिवपालगंज नाम के गांव का जो खाका खींचा, जो चित्र प्रस्तुत किया, उसने उस पूरे आदर्शवादी पर्दे को नोचकर फेंक दिया। और दस्तावेजों के मुताबिक राग दरबारी का शिवपालगंज कोई अपवाद नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक गांव खराब है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो पूरे देश की भ्रष्ट व्यवस्था का एक माइक्रोकॉज्म है, एक छोटा रूप है। यहाँ के चरित्रों को देखिए। मतलब वैद्य जी को ही ले लीजिए, जो गांव के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वे कोई खूंखार गुंडे या डाकू नहीं है। जी, वो हथियार नहीं लेकर चलते। हाँ, वे एक शांत सफेद कपड़े पहनने वाले और बड़े ही भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करने वाले राजनेता हैं, जिन्होंने गांव के कॉलेज, वहां की पंचायत और कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपनी पर्सनल जागीर बना रखा है। और यही राग दरबारी की सबसे बड़ी खूबी है, इसका व्यंग्य, इसका सटायर। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये व्यंग्य सिर्फ चुटकुले सुनाने के लिए नहीं है। मतलब सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। शुक्ल जी ने भाषा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। वे गांव के सबसे तुच्छ, सबसे भ्रष्ट और घटिया हरकतों का वर्णन करने के लिए बहुत ही उच्च कोटि की संस्कृत निष्ठ और औपचारिक हिंदी का प्रयोग करते हैं। अच्छा, मतलब घटिया काम और भाषा एकदम शुद्ध। एग्जैक्टली। जब किसी छोटे स्वार्थ के लिए रची गई एक गंदी साजिश को एक महान दार्शनिक उपलब्धि की तरह पेश किया जाता है, तो जो विरोधाभास पैदा होता है, जो कॉन्ट्रास्ट बनता है, वो पाठक को अंदर तक झकझोर देता है। अगर राग दरबारी के इस व्यंग्यात्मक अनुभव को एक रूपक में बांधा जाए तो मुझे लगता है ये एक कड़वी दवा की तरह है। हाँ, बिल्कुल सही तुलना है।
मतलब एक ऐसी कड़वी दवा जिस पर हास्य की ह्यूमर की बहुत ही मोटी और मीठी परत चढ़ी हुई है।